नाज़रीन आदाब, इस्तक़बाल है आपका हमारे इस खास प्रोग्राम में जिसका नाम है अपना मुल्क अपना आइन, और मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद नौमान। दोस्तों, दुनिया की सबसे बड़ी जमहूरियत हिंदुस्तान में जहां तमाम शहरियों को यकसा हुकूक हासिल हैं, वहीं हुकूमत की मुसलसल ये कोशिश भी रही है कि समाज में फैली हुई बुराइयों को दूर किया जाए, और इसी सिलसिले में हुकूमत ने मुतअद्दिद कवानीन भी बनाए हैं और इक़दामात भी किए हैं। लेकिन जैसे जैसे दुनिया ग्लोबल विलेज बनती चली गई, वैसे वैसे नशावर चीज़ों का इस्तेमाल और उसकी ट्रैफिकिंग में भी इजाफा हुआ है। नशे के मामले में हुकूमत ने जहां कई कवानीन बनाए, उसके अंदर एक सबसे अहम कानून है 1985 में बनाया गया NDPS एक्ट। क्या है ये कानून, इसको भी समझेंगे आज के इस प्रोग्राम में, और नशावर चीज़ों के इस्तेमाल के समाज पर क्या कुछ बुरे असरात पड़ रहे हैं इसको भी जानेंगे, और ये भी कोशिश करेंगे कि आप तक इस बात को भी पहुंचाया जाए कि अगर आपकी नज़र में कोई ऐसा शख्स है जो नशा कर रहा है तो उसको किस तरह नशे से निजात दिलाई जा सकती है। हमारे आज के इस प्रोग्राम में दो खास मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं। हमारे साथ हैं डॉक्टर राजेश कुमार साहब, जो SPYM के डायरेक्टर हैं और हेल्थ के उमूर पर बहुत सारे इनको अवार्ड भी मिल चुके हैं। दूसरे हमारे खास मेहमान हैं मारूफ वकील गौरव वर्मा साहब। आप दोनों का हमारे आज की इस पेशकश में बहुत इस्तकबाल है, और आज के इस प्रोग्राम के अंदर पहला सवाल मेरा डॉक्टर गौरव वर्मा साहब आपसे रहेगा कि अगर हम इस कानून की बात करें जिसको नशावर चीज़ों के इस्तेमाल और उसकी ट्रैफिकिंग और तमाम चीज़ों से मुताल्लिक़ है, तो क्या वजूहात थी, क्या ये कानून है और इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या रहे? जो जैसा आपने बताया कि 1985 में ये कानून आया था, तो इससे पहले भी कई कानून थे, लेकिन क्योंकि जैसा आपने रीज़न खुद ही अपने आप एक मेंशन किया है कि क्योंकि इतना ग्लोबलाइज हो गई थी चीज़ें और इतना बढ़ गया था इसका यूसेज कि उसको कंट्रोल करने के लिए, उसको रेगुलेट करने के लिए, हर चीज़ के लिए एक ज़रूरत थी कि एक और स्ट्रिक्टर एक कानून को लाया जाए। और अगर हम इस एक्ट की बात करें तो इसमें बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि ये जो एक्ट है इसमें ये सिर्फ कोर्ट केसेस के बारे में डील नहीं करता है, ये 3 चीज़ों के बारे में डील करता है। पहली चीज़ सबसे इम्पॉर्टेंट जो है वो है कि इसमें सरकार का क्या योगदान है और सरकार को क्या करना है इसमें। तो सरकार को किस तरीके की नीतियां बनानी है, किस तरह से उनको कंट्रोल करना है और रेगुलेट करना है कि किसी भी प्रकार का कोई कल्टीवेशन ना हो, किसी भी टाइप का कोई ट्रांसपोर्टेशन ना हो, कहीं पे वेयरहाउसिंग ना हो, किसी चीज़ की कोई प्रोडक्शन ना हो। और इन सब का कारण ये है कि जिन पदार्थों से ये नशीले पदार्थ जो बन रहे हैं उनका असल में उनका काम जो है वो चिकित्सा में है, चिकित्सा और साइंटिफिक यूज़ में है। तो इसीलिए यही एक रीज़न है कि आपको उस अपनी सोसाइटी के लिए या अपने देश के लिए उसकी उतनी ही ज़रूरत है उसको बेहतर बनाने के लिए जितना ये यूज़ हो रहा है उसको ख़राब करने के लिए। तो इसलिए वो रेगुलेट करने वाली जो चीज़ है वो बहुत डिटेल में इस एक्ट में मेंशन्ड है कि किस तरह से सरकार इसमें काम करेगी, किस तरह से वो कंट्रोल करेगी चीज़ों को, किस तरह से जो सेंट्रल गवर्नमेंट है और जो राज्य सरकारें हैं वो आपस में कैसे तालमेल रखेंगी, कैसे चेक्स एंड बैलेंसेस रखेंगी। और सबसे बड़ी बात, आप अपने अंदरूनी उसकी बात नहीं कर रहे हैं, सिर्फ आप अपने स्टेट की या अपनी कंट्री की बात नहीं कर रहे हैं, इसमें वो भी ऐसे प्रावधान है कि अगर बाहर की किसी कंट्री, बाहर की किसी टेरिटरी में अगर कुछ हो रहा हो तो और वहाँ के लोगों को आपकी ज़रूरत हो आपके इन्वॉल्वमेंट की, तो यहाँ की सरकारें कैसे उनकी मदद करेंगी और क्या उसमें जो एक ग्लोबल वॉर अगेंस्ट ड्रग ट्रैफिकिंग है उसमें भारत सरकार किस तरह से उसमें योगदान करेगी। पहली चीज़ तो ये हो गई। उसके बाद जब हम बात करते हैं, दूसरी बात होती है इसमें कोर्ट केसेस की, यानी कि क्योंकि अगर ये रेगुलेटेड है तो उसमें कॉन्ट्रावेंशन होंगे, और दूसरा अगर इसका कोई इस्तेमाल कर रहा है, चाहे वो अपने खुद के लिए कर रहा हो या उसका ट्रांसपोर्टेशन कर रहा हो, एक्सपोर्ट इंपोर्ट कर रहा हो, बना रहा हो किसी भी तरह से, इन सारी चीज़ों के लिए अलग अलग प्रोविजंस उसमें दिए हुए हैं, जिसके अंदर कई सारे उसकी डिग्री पे डिपेंड करता है कि किस टाइप के ऑफेंसेस हैं और उसमें क्या सज़ा मिलनी चाहिए। 1 साल से लेके 20 साल और यहाँ तक कि डेथ पेनल्टी भी इस एक्ट में प्रोवाइडेड है। समाज पर इसके असरात को देखते हुए इस कानून को आप समाज में इस बुराई को दूर करने की दिशा में कितना अहम इस कानून को आप मानते हैं, और क्या स्थिति है, क्योंकि आपका एक न सिर्फ भारत के ताल्लुक से, आपका तो एक इंटरनेशनली ग्लोबल आपका एक तजुर्बा है, वो भी मैं चाहूँगा कि हमारे नाजरीन तक पहुँचे। थैंक यू। कानून अपनी जगह है, और कानून बनने से ऐसा नहीं होता कि वो सारी समस्याएं समाप्त हो जाती हैं। कानून इसलिए किया जाता है कि अगर लोग एक
एक बाउंड्री को अगर क्रॉस कर रहे हैं तो कोई ना कोई उसको देखने वाला है और कोई ना कोई उनको बताने वाला है ये सही है या क्या गलत है। जो नशे की समस्या है इस देश में, ये एक दिन का नहीं है, ये हज़ारों साल से है। पहले वो टॉलरेंट था, पहले वो थोड़ा एक ऐसा ग्रुप था जो संन्यास ले लेता था, वो अगर नशा करता था या विरक्ति भाव में अगर कोई चला गया वो नशा, तो समाज उसको एक्सेप्ट भी किए हुए था और टॉलरेट भी किए हुए था। बट धीरे धीरे जब ये बढ़ने लगा और बढ़ने की स्थिति ऐसी आ गई कि अब उसके कारण दुनिया में हम लोगों को परेशान करने लगे। जैसे मैं अगर दारू पी रहा हूँ और मैं दारू पी के अगर गाड़ी चला रहा हूँ और गाड़ी चलाते समय कोई मतलब आहत हो सकता है, किसी का एक्सीडेंट हो सकता है, दूसरों को नुकसान पहुंचाने के लिए। हाँ, तो वहाँ पे फिर कहीं ना कहीं कानून आ जाता है कि साहब आप दारू पी के गाड़ी नहीं चला सकते हैं। तो कानून का अपना स्पेस है, मगर कानून से सारी चीज़ें नहीं हो सकती हैं। सबसे बड़ी समस्या ये है कि हमें इस बात को समझने की ज़रूरत है कि जब लोग कंज्यूम करेंगे, जब लोग डिमांड करेंगे, जब उसका सेवन शुरू करेंगे, तो सप्लायर कहीं ना कहीं से आएगा, क्योंकि फ्री में तो कोई देता नहीं है जी। और सप्लायर अपना तरीका ढूंढता है, अपना रास्ता ढूंढता है और उसके लिए फिर कानून उसको रोकने का प्रयास करता है कि साहब आप ऐसे ऐसे सप्लाई नहीं कर सकते। गौरव साहब, जैसे अभी ये बात सामने आई कि 5 करोड़ लोग नशा ले रहे हैं, अब अगर हम इस कानून के हिसाब से बात करें तो दूसरे कानून के मुकाबले ये कानून अलग किस तरह से है? देखिए, अलग इस तरह से है कि अगर आप समझें तो किसी भी टाइप का अगर कोई क्रिमिनल ऑफेंस होता है तो उसके लिए आपका इंडियन पीनल कोड लगता है। यहाँ पे सिर्फ ड्रग्स को लेके एक अलग पूरा इन्होंने बनाया हुआ है एक्ट, और क्योंकि उसमें उनको रिफाइन करना था कि हर आदमी जो इसमें इन्वॉल्व्ड है, जैसे हम बात कर रहे थे अभी कि वॉर ऑन ड्रग ट्रैफिकिंग, तो हर आदमी एक तरीके से उसमें इन्वॉल्व नहीं है। कोई आदमी है जो कोई एक शायद बच्चा बोलोगे, या कोई एक युवक है जो एक बहुत ही कम क्वांटिटी में वो चीज़ लेता है, उसके बाद कोई और है जो उसको सप्लाई कर रहा है, अपने दोस्तों को सप्लाई कर रहा है, कोई और है जो उसका प्रोडक्शन कर रहा है, कोई और है जो उसको एक्सपोर्ट कर रहा है और कोई इसको इंपोर्ट कर रहा है। इन सब का बहुत अलग अलग रोल है और पूरा एक नेटवर्क है। जी हाँ। तो अब जैसे हम बात कर रहे हैं, जैसे आपने एक चीज़ मेंशन की, आप स्टार्ट करते हैं एक स्मॉल क्वांटिटी से, तो स्मॉल क्वांटिटी एक तरीके से इसमें भी डिफाइंड है एक अलग तरीके से कि अगर आप डील कर रहे हैं एक स्मॉल क्वांटिटी में तो आपके लिए जो आपका जो दंड है वो आपका कम रहेगा। लेकिन जहाँ पे आप डील कर रहे हैं एक कमर्शियल क्वांटिटी में, जो कि हर एक ड्रग जो सब्सटेंस है हर उसकी अलग अलग है, किसी की 2 किलो है, किसी की 3 किलो है, किसी की, सबकी अलग अलग है, तो उसमें अगर आप डील कर रहे हैं तो यानी कि आप कमर्शियल बेसिस पे आप उससे डील कर रहे हैं और ये आपका बिजनेस है। तो इसी तरह से इसमें एक कैटेगराइजेशन बनाया हुआ है कि आप अगर कंजम्पशन कर रहे हैं, आप उसको रख रहे हैं, आप उसका प्रोडक्शन कर रहे हैं, किस क्वांटिटी में कर रहे हैं, आपका रोल क्या है, इन सब चीज़ों को बहुत क्लियरली इसमें मेंशन किया हुआ है, ताकि अगर कभी कोई केस जब आता है कोर्ट के सामने, ताकि वो इन सब चीज़ों को समझ पाएँ और देख पाएँ कि किसमें किस व्यक्ति के अगेंस्ट कौन सा दंड ठीक है। क्या वो एक कंज्यूमर ही रहा है, क्या उसने बस 1-2 बार उसको चखा है, तो क्या उसके लिए जो कमर्शियल क्वांटिटी है जिसमें मान लो 10 किलो हो गया या 2 किलो की क्वांटिटी वाले से जो डील कर रहा है उसको अगर 10 साल की सज़ा है, तो क्या इसको भी 10 साल की सज़ा देनी चाहिए? ऐसा तो नहीं है। तो उसके लिए क्या सज़ा कम होनी चाहिए, उसके लिए कितनी होनी चाहिए, और क्या मापदंड वो रखने चाहिए जिससे कि ये समझ में आ पाए कि आपको आगे कैसे एक्ट करना है, ताकि सोसाइटी पे भी गलत एक वो ना पड़े, एक उदाहरण ना बने। एट द सेम टाइम जो सोसाइटी में जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं उसको भी ख़त्म करने के लिए कितना स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जा सके। जी बिल्कुल, तो आपने इसीलिए बहुत डिटेल्ड एक कैटेगराइजेशन इसमें दिया हुआ है एक्ट में, इसलिए ये डिफरेंट। यानी जब हम बात करते हैं किसी भी एक्ट की, और ये भी एक चीज़ राजेश जी देखने में आई है कि लोग जब ड्रग्स की और एक्ट की बात करते हैं तो उनको लगता है कि शायद इसका संबंध मालदार लोगों से है या सेलिब्रिटीज़ से है। तो मैं इसलिए भी चाहता हूं कि ये इसका संबंध, क्योंकि इस वक्त जितने भी लोग ये प्रोग्राम देख रहे हैं सबसे इस कानून का ताल्लुक है, आज के इस मौजू का ताल्लुक आप सबसे है। तो राजेश जी, क्या इसको जब हम बात करते हैं नशे की या इस एक्ट की जब बात करते हैं तो क्या सिर्फ हम इसमें सेलिब्रिटीज़ और मालदार लोगों को ही देखते हैं, या इसके अंदर हर तबका और हर वर्ग का और हर एज का आदमी? ये जानने की ज़रूरत है कि कोई ऐसा जात, धर्म और वर्ग ऐसा नहीं है जहाँ पे नशे की समस्या नहीं है।
कहीं पे रिफाइंड नशा है, कहीं पे क्रूड नशा है। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। जो पैसे वाले हैं हो सकता है वो जो फॉरेन मेड लिकर है वो पीते होंगे, और जो रिक्शा वाला है हो सकता है वो कंट्री मेड लिकर पीता होगा। फ़र्क यही है, इसके अलावा कोई फ़र्क नहीं है। समस्या ये है कि अमूमन लोग नशा इसलिए शुरू करते हैं कि उनको लगता है कि इससे, मैं यंग लोगों की बात में कर रहा हूँ, कि इसलिए वो शुरू करते हैं कि इससे हम एक दोस्ती हमारी प्रगाढ़ होगी, एक मुद्दे पे आके हम लोग बात कर रहे हैं, उसके साथ कुछ होना चाहिए, और वो धीरे 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 डिपेंडेंसी में फॉर्म कर लेता है। और जब एक बार वो डिपेंडेंट हो जाता है तब उसके लिए और कोई उसको उपाय नहीं लगता है कि हम उसे कैसे बाहर निकले। और इसमें कोई वर्ग, मैंने कहा ना, कोई वर्ग नहीं, ऐसा नहीं है। हमारे ट्रीटमेंट सेंटर में बहुत पैसे वाले बच्चे भी आते हैं, बहुत क्वालिफाइड लोग भी हैं, और बहुत गरीब घर के भी बच्चे हैं जिनके पास अपने बच्चों से मिलने के लिए आने जाने का किराया तक नहीं है। तो हर वर्ग, हर तबका, हर जात, हर धर्म के लोग हैं। और सिर्फ ये इंडिया में नहीं है, ये पूरे दुनिया की स्थिति ऐसी है। सर, आपने कहा कि फ्रेंड सर्कल में बैठे हुए हैं, वहाँ बातचीत के साथ साथ शुरुआत होती है, तो मैं चाहता हूँ कि हमारे जो इस वक्त नाजरीन जो देख रहे हैं वो भी ये जान सकें कि आखिर इसका जो पहला स्टेप होता है, इसकी जो शुरुआत होती है, वो कहाँ होती है जहाँ सबसे पहले बच्चों को रोका जा सके। नहीं, इसमें दो, मैं बच्चों के रोकने की बात अलग होगी, और जो बड़े सी एक कॉन्सेप्ट है ना एडल्ट का मतलब है कि वो समझता है, सोचता है, उसको पता है क्या चीज़, इसका सही क्या है, गलत क्या। और बच्चों का अप्रोच अलग होगा। तो जो एडल्ट हैं वो हमेशा इसलिए उनको एक लगता है कि चलो इस पे बैठेंगे तो थोड़ा बहुत प्लेजर मिलेगा, थोड़ा बहुत गपशप करेंगे, पर बच्चों के साथ अलग है। बच्चे हर हमेशा लोगों के दबाव में आके, लोग मीन्स उसे अपने फ्रेंड सर्कल के दबाव में आके लेते हैं। हमारा एक ट्रीटमेंट सेंटर है, और उससे जो हमने डेटा निकाला था, लगभग 86% बच्चे ऐसे थे जिन्होंने अपने दोस्तों के बात को ना नहीं कहा, कि दोस्तों ने कहा एक बार ले लो नहीं तो दोस्ती हमारी ख़त्म हो जाएगी। और उसको ये नहीं मालूम था कि मैं इस हद तक जा सकता हूँ कि मुझे क्राइम करना पड़ेगा, मुझे लूटना पड़ेगा, मुझे छीनना पड़ेगा। हमारे जो ट्रीटमेंट सेंटर है, जो SPOM का ये किंग्स वे कैंप एक ट्रीटमेंट सेंटर है, वहाँ वो सारे बच्चे हैं जो जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड के माध्यम से रेफ़र होके, जब पुलिस किसी बच्चे को पकड़ती है जो ड्रग एंड क्राइम में है, उनको बोर्ड के सामने में पेश किया जाता है, और वहाँ से वो बच्चे हमारे पास आते हैं। 100% बच्चों ने कहा हमें सर नहीं पता था कि ये मेरा हालत ये हो जाएगा। अब एक और पहलू आता है कि जब ये नशे के मामलात आते हैं तो उसके अंदर दो चीज़ें होती हैं जब हमारे सामने आते हैं गौरव जी, या तो उसकी कंप्लेंट करवा के उसको अरेस्ट करवा दिया जाए, या उसको कहीं ठीक होने के लिए किसी सेंटर में भेज दिया जाए। अब इसमें दोनों में कॉन्ट्राडिक्ट ये लगता है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि उसको आपने भेजा सुधार के लिए और वहाँ जो है आपके लिए फिर एक पुलिस आ गई है कि कहाँ से मिला और क्या करा। तो इसको बीच में कैसे रास्ता आप इसमें निकालेंगे? कानून क्या कहता है? पहले वो सुधार के लिए जाएगा या पहले उसको गिरफ्तारी सामने आएगी? देखिए, जो आप सुधार की बात कर रहे हैं वो सुधार तो हो गया जो अगर आपके घर में ये चीज़ पता चली है कि आपके घर में कोई एक है जो इसका इस्तेमाल कर रहा है, तो मुझे नहीं लगता उसमें कोई इतने खौफ की ज़रूरत है कि आप उसको उसका ट्रीटमेंट ना कराएं। क्योंकि अगर कोई अगर ट्रीटमेंट कराने के लिए गया हुआ है, इट डज़ नॉट मीन कि उसने कोई आप इमीडिएटली उसको कोई पुलिस वाला आके कोई अरेस्ट कर लेगा, या फिर रिफॉर्मेटिव जो सेंटर्स हैं उनके बाहर कोई पुलिस वाले बैठे हुए हैं कि यहाँ पे जो आ रहा है वो तो शर्तिया बात है कि वो उसने कुछ क्राइम कंजम्पशन किया है और इसीलिए वो यहाँ पे आ रहा है तो उसको अरेस्ट कर लिया जाए। ये तो बिल्कुल भी नहीं है, न ये कानून है और न ऐसा कोई भय किसी के अंदर होना चाहिए। अब जहाँ तक बात कर रहे हैं कि इन दोनों में से एक, ये तो स्टेज हो गई पहले की। जहाँ जो मेन मुद्दा है वो है कि जब ऐसे बच्चे अगर या ऐसे युवक अगर पकड़े गए, अरेस्ट हो गए, नहीं कभी कभार ऐसे भी होता है वो सप्लायर बन गए आगे चल करके या कुछ हो गया तो अब उनके लिए वो कानूनी जो पहलू है वो आ जाता है। जी हाँ, तो या तो वो कंज्यूम कर रहे हैं, अगर वो कंज्यूम कर रहे हैं तब भी वो अपराधी तो हुए, और अगर वो किसी को सप्लाई कर रहे हैं तब भी वो उसके अपराधी हुए। लेकिन ये तब होगा जब आपने पहले से कोई करेक्टिव मेजर नहीं लिया, आपको पता भी नहीं चला, घर परिवार को नहीं पता चला, उस युवक को या उस इंसान को नहीं पता चला कि ये मैं कहाँ उलझता चला जा रहा हूँ, और पुलिस ने आपको ये अरेस्ट कर लिया है। उस केस में आपके अगेंस्ट फिर केस चलेगा, डेफिनेटली आपको बेल लेनी होगी, आपके अगेंस्ट पूरा ट्रायल चलेगा। तो जहाँ पे वो दूसरी बात इसमें NDPS में सर जमानत है आसानी से? क्योंकि अक्सर जमानत के मामले में बहुत ज़्यादा ये सुनने में आती है कि जमानत नहीं मिल पा रही है,
तो मैं इसके बारे में भी जानना चाहूँगा क्या इसके अंदर जो ज़मानत के प्रावधान हैं वो क्या कुछ हैं। देखिए, जहाँ तक मैं ज़मानत की बात करूँ तो मैं एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूँ। अगर आपके घर में अगर मैं चोरी कर रहा हूँ तो मैं सिर्फ आप ही को हानि दे रहा हूँ और सिर्फ मैं ही हूँ जिसने ये काम किया है। लेकिन एनडीपीएस, मैं फिर से वही चीज़ रिपीट करूँगा कि यहाँ पे इलीगल ट्रैफिकिंग के अगेंस्ट हम लोग लड़ रहे हैं। तो अगर कोई आदमी किसी चीज़ को कंज्यूम कर रहा है तो यानी कि वो कहीं से ले रहा है, उस आगे की चेन को पता करना उसके इन्वेस्टिगेशन में ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि वो सिर्फ उस तक सीमित नहीं है, वो पैरेलली कई लोगों को और सोसाइटी में कई तरीके से उसको डैमेज कर रहा है। तो इसलिए आपको उस सोर्स तक पहुंचना ज़रूरी होता है। इसलिए ज़्यादातर देखा गया है कि जो बेल है वो बहुत जल्दी नहीं दी जाती है अनलेस आपके पास कुछ भी ना हो, आप पोजीशन में भी नहीं रहे हो, आप कंज्यूम भी नहीं कर रहे हो, लेकिन आप कहीं किसी कोई ले रहा हो उसके साथ आप मिल गए हो, उस नेटवर्क का कहीं ना कहीं आप छोटा सा हिस्सा बने जिसकी वजह से उसको फाइंड आउट करने के लिए आपको रखा गया है। जी हाँ, और वो इसलिए ज़रूरी है क्योंकि वो सिर्फ वो आपके लिए नहीं, वो बाकियों को भी पता करना है, उनको बाकी का भी इन्वेस्टिगेशन करना है, उनको पता करना है। और इसमें कई चीज़ें अप्लाई करती हैं कि आपका रोल क्या रहा है, क्या आप हैबिचुअल ऑफेंडर रह चुके हैं पहले, आप किसी और इलीगल एक्टिविटी में इन्वॉल्व रह चुके हैं कि नहीं। लेकिन हाँ, जहाँ तक आप सिर्फ बेल की अगर बात कर रहे हैं तो हाँ, बेल में मैं ये कहना चाहूँगा कि वो इमीडिएटली थोड़ा सा कोर्ट भी रिस्ट्रिक्ट करता है अपने आप को, क्योंकि लार्जर पिक्चर देखनी होती है। और जो लार्जर पिक्चर वो ये है कि उनको ये देखना होता है कि हो सकता है पुलिस वाले इन्वेस्टिगेट करके कुछ और इन्फॉर्मेशन निकाल पाएँ जो कि ज़रूरी हो। पीछे कौन कौन है इसके अंदर, उसको फाइंड आउट करने के लिए। राजेश जी, क्या आपको भी ये लगता है कि लोगों को नहीं डरना चाहिए इस मामले में इलाज के लिए, कि अगर हम इलाज के लिए जाएं तो कहीं फंस ना जाएं? ऐसा तो कुछ नहीं है। दुनिया में अधिकतर जो देश हैं वहाँ पे जो ड्रग का कानून बना उसमें अमेरिका का बहुत बड़ा रोल रहा। और अमेरिका ने पिछले 30-35 सालों में सारी दुनिया को बताया कि क्या कानून बनना चाहिए, क्या कानून नहीं बनना चाहिए। अब उन्होंने अपने यहाँ ही कानून बदलना शुरू किया। जैसे 1985 जब 15 नवंबर को जब ये एक्ट अपने इसमें आया, इम्प्लीमेंट हुआ, नोटिफाई हुआ, उसके पहले इंडिया में मारिजुआना मीन्स जिसको गांजा बोलते हैं वो लीगली अलाउड था और अफीम भी लीगली अलाउड था। और उसका अपना बाज़ाब्ता टेंडर होता था, जैसे जैसे अल्कोहल का होता है वैसे उसका टेंडर होता था, लोग खरीदते थे, बेचते थे। अब अमेरिका जैसे देशों ने क्या किया, वो रियलाइज़ किए कि ये लूजिंग बैटल है। लूजिंग बैटल का मतलब है कि इसमें प्रॉफिट बहुत ज़्यादा है। तो वेस्टर्न कंट्रीज़ ने, विशेषता एक कंट्री है जिसका नाम है पुर्तगाल, नीदरलैंड, बहुत सारे कंट्रीज़ ने इंक्लूडिंग अमेरिका, इन सब ने इसको क्या शुरू किया है, उन्होंने इसको डिक्रिमिनलाइज करना शुरू किया। देयर इज़ अ डिफरेंस बिटवीन लीगलाइजेशन एंड डिक्रिमिनलाइजेशन। लीगलाइजेशन का मतलब है कि साहब हम आपको अलाउ करते हैं कि आपको जितना खरीदना है, बेचना है, जैसे अल्कोहल के बारे में है। बट इन्होंने इसको डिक्रिमिनलाइज करना शुरू किया। डिक्रिमिनलाइज करने का मतलब है कि जो यूज़र है हम उसको जेल नहीं भेजेंगे। हमारी संस्था SPYM, हम लोग तिहाड़ जेल में काम करते हैं। जेल नंबर जो 5 है वो 18 साल से लेके 21 साल के यंग बच्चों का है और उसको बच्चा जेल ही भी बोलते हैं। उसमें अधिकतर 60 से 70% जो बच्चे हैं वो ड्रग रिलेटेड केस के कारण अंदर हैं। तो अगर आपने एक बार उनको अंदर कर दिया और वो साल, 1.5 साल, 2 साल, 4 साल, 5 साल अगर वो जेल में रह गए, तो आप देखिए वो बच्चा तो गया जीवन भर के लिए। उसके माँ बाप का सोचिए, उसके माँ बाप के अलावा उसके घर में शादी नहीं हो पाएगी, उसकी फैमिली का जो रिश्ता है वो सारा टूट गया। तो अमेरिका ने एक नया कॉन्सेप्ट शुरू किया जो बहुत पॉजिटिव है। उन्होंने एक कॉन्सेप्ट शुरू किया जिसको कहते हैं ड्रग कोर्ट। ड्रग कोर्ट में, इंडिया का ड्रग कोर्ट सिर्फ NDPS के सप्लाई रिलेटेड इश्यूज़ को, अरेस्ट रिलेटेड इश्यूज़ को एड्रेस करता, वहाँ नहीं है। वहाँ जो पेटी क्राइम है, मान लीजिए किसी का पर्स चोरी कर लिया, तो उस ड्रग कोर्ट में उसको भेजा जाता है और उसके पास 2 ऑप्शन होता है। पहला ऑप्शन है जी, आप अपना इलाज करवाना चाहते हो, हाँ या ना। अगर करवाना चाहते हो तो ठीक है, ये आपका ट्रीटमेंट सेंटर है, आप यहाँ जाएंगे और उसके बाद फिर डूज एंड डोंट्स उसमें बना हुआ है। और अगला रिफ्यूज़ करता नहीं साहब मैं अपना इलाज नहीं करवाना चाहता, तो उसके लिए फिर जेल का प्रोविज़न है। तो दुनिया में मंथन के बाद ये एक अंडरस्टैंडिंग पे लोग पहुँच रहे हैं कि सप्लाई को अगर घटाना है, इसमें से प्रॉफिट को निकालना है, तो जो यूज़र हैं उनको आप पनिश नहीं कीजिए, उनको आप ट्रीटमेंट में लेकर आइए, क्योंकि वो कमाऊ पूत है अपने परिवार का। मतलब अगर वो मान लीजिए वो एडल्ट है जी, तो वो भी तो कमा रहा है और अपने, तो अब जब
अर्निंग हैंड परिवार का निकल गया तो फिर वो परिवार कैसे चलेगा? वो एक परिवार बड़ा कैसे एक बड़ा चलेगा? मसला ये आ जाता है कि एक तो वो अर्निंग हैंड निकल गया, उसके बाद उसके ऊपर एक स्टिग्मा लग गया। इसके ऊपर भी हम बात करेंगे कि हमारी जो सोसाइटी है उसको इस चीज़ से बचना चाहिए कि हम किसी के ऊपर कोई स्टिग्मा ऐसा ना लगाएं कि वो ठीक होने के बावजूद वो सोसाइटी के अंदर अपने आप को एडजस्ट नहीं कर पाए। गौरव सर, अगर इस कानून के तहत गिरफ्तारी की हम बात करें, जैसे आपने कहा कि उसको गिरफ्तार भी किया जा सकता है, को अधिकारी को क्या इख्तियार है, क्या राइट है? क्या वो सीधा जा करके उसको अरेस्ट कर सकता है इस कानून के तहत, या कहीं कुछ ज़रूरत पड़ती है उसको कागजी कार्रवाई की, है किसी को रिपोर्ट करने की? देखिए, जहाँ तक अरेस्ट करने की बात है तो ये जो एक्ट है इसमें जो ऑफेंसेस हैं ये सारे कॉग्निजेबल हैं, तो पुलिस जो है वो अरेस्ट कर सकती है। जहाँ तक बात है इसमें सर्च सीजर की, जहाँ पे उनको किसी के घर में या किसी भी वेयर हाउस में या कहीं पे भी एंट्री करनी है और वहाँ से सीज करना है कुछ सामान और सर्च करना है, उसके लिए ये प्रावधान है सेक्शन 50 में कि आपको एक मजिस्ट्रेट या गजेटेड ऑफिसर जो है उसको उसके परमिशन के साथ आपको जाना है। लेकिन उसमें ये भी चीज़ है कि जजमेंट आए कई इसमें अलग अलग तरीके के, कॉन्ट्राडिक्टरी जजमेंट भी आए जिसमें इन्होंने बोला कि ऐसी परमिशन लेना या ऐसा उसका साथ होना वहाँ पे ये ज़रूरी नहीं है। दूसरी चीज़ ये आई कि नहीं, ये मैंडेट, एक ने बोला कि मैंडेटरी है, एक जजमेंट ने बोला, दूसरे ने बोला कि नहीं ये डायरेक्टरी है। अगर मान लीजिए आप गए, आपने वहाँ पे रेड करने के लिए, वहाँ पे सर्च एंड सीजर करने के लिए, और वहाँ पे अगर वो जो आरोपी है, या आरोपी तो नहीं बोलेंगे उस स्टेज पे, जो भी इंसान है जिसके भी आप वहाँ पे गए हैं प्रॉपर्टी वगैरह में सर्च करने के लिए, उसने अगर वो एक्सरसाइज करना चाहा राइट कि ये आपको कंप्लाई करना पड़ेगा तो आपको वो करना पड़ेगा। लेकिन आप उसने अगर एक्सरसाइज वो चीज़ नहीं की तो बहुत रिसेंट एक जजमेंट आया है जिसमें उन्होंने बोला है कि अगर वो एक्सरसाइज नहीं कर रहा है वो राइट, तो इन दैट केस अगर सर्च एंड सीजर हो रहा है तो वो सही है। तो एक तरीके से आपने एक राइट तो दिया हुआ है किसी इंसान को। हालांकि अब मैं इसमें अगर प्रैक्टिकली बात करूं तो प्रैक्टिकली मैं ये समझता हूं कि जो भी इस टाइप के सर्च एंड सीजर होते हैं उसमें मेरे हिसाब से एक वीडियो रिकॉर्डिंग ज़रूर होनी चाहिए, क्योंकि किसी इंसान के पास अगर कोई पुलिस वाले आ रहे हैं और वो वहाँ पे एक सर्च के लिए आ रहे हैं, अब उन्होंने उससे वो कंसेंट ली, उसने क्या उसको पहली बात उसको पता भी है कि उसका कोई राइट है ऐसा, बिल्कुल, और उसके बाद उसने वो एक्सरसाइज किया है कि नहीं किया है ये बस कहीं कागजों में है, अभी तक सामने ऐसा कुछ नहीं आया है। हाँ, तो चाहते हैं कि ये भी एक, आप इस चीज़ को भी जाने, जैसे वकील साहब बता रहे हैं कि आपका एक राइट है, एट द टाइम ऑफ सर्च आप अपने उस राइट को आप यूज़ कर सकते हैं। और उसके लिए उनको क्या करना पड़ेगा, उस वक्त क्या कहना पड़ेगा, अगर जो भी सर्च के लिए एक टीम आई है उनसे वो क्या कहें कि नहीं जी मैं आपको तलाशी नहीं देता? जी हाँ, आपको पूछना पड़ेगा उनसे कि आपके पास वो ये परमिशन है आपके पास कि नहीं है सर्च एंड सीजर की, पहली चीज़। और दूसरी चीज़, जैसे मैंने कहा कि जो अभी तक कानून में नहीं आई है, लेकिन जो हमें लगता है कि कहीं ना कहीं, मैं ये नहीं कहूँगा कि कोई लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी मिसयूज़ कर रही है, लेकिन हाँ, क्यों एक ऐसी चीज़ को रखना जिससे कि आप किसी को राइट भी दे रहे हैं अपने सिटीजन को, एट द सेम टाइम आपको पता भी नहीं है कि वो सही से एक्सरसाइज हो रहा है कि नहीं। तो अगर आपको सर्च एंड सीजर करना ही है तो आप उसकी वीडियो रिकॉर्डिंग करिए ताकि उसमें पता चले कि वो आदमी ने उस टाइम पे वो कंसेंट किया भी है कि नहीं किया। क्योंकि ये एक बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है जो आपके एक्ट में बहुत साफ साफ लिखा हुआ है। राजेश सर, जब भी इस तरह के केसेस सामने आते हैं, जब भी हम अक्सर रोज़ाना निकलते हैं तो बहुत सारे ऐसे केसेस सामने आते हैं, उस सिचुएशन में कोई इंसान क्या करे कि खुदा ना करे उसके परिवार में या उसके आस पड़ोस में, मोहल्ले में, कहीं भी निकलते हुए अगर उसे कोई नज़र आता है, चाहे वो अडल्ट हो या बच्चा हो, कि वो नशा कर रहा है, तो पहली उसकी प्रायोरिटी क्या होनी चाहिए? सबसे पहले वो क्या करे? जनरली लोग इंटरफेयर नहीं करने देना चाहते हैं कि अगर मान लीजिए मेरे परिवार में कोई नशा ले रहा है तो मैं नहीं चाहूँगा कि कोई उसमें इंटरफेयर करे। कारण ये है कि स्टिग्मा के साथ ये जुड़ा हुआ है जी। मैं गौरव जी की बात को मैं थोड़ा सा आगे बढ़ाऊंगा, फिर मैं आपके पॉइंट पे आता हूँ। एनडीपीएस एक्ट में सेक्शन 64A है, वो बड़ा क्लियरली डिफाइन करता है कि जब कोई आदमी अरेस्ट होता है और वो कंज्यूमर भी है और उसके पास लार्ज क्वांटिटी नहीं पाया गया, तो ऑनरेबल कोर्ट को उसको पूछना है, उसको ऑप्शन देना है क्या तुम अपना इलाज करवाना चाहते हो, और अगर वो हाँ कहता है तो उसको ट्रीटमेंट सेंटर रेफ़र करना चाहिए। और हाल में अभी दिल्ली के एक कोर्ट ने बड़ा अच्छा जजमेंट दिया है
और उस जजमेंट में बड़ा क्लियरली कहा गया, उन्होंने एक नया टर्म यूज़ किया जिसको हम लोग कहते हैं, उन्होंने जो अपने जजमेंट में लिखा है न्यू एडल्ट। न्यू एडल्ट का मतलब है जो 18 साल का हो गया, तो अब जुवेनाइल एक्ट से वो बाहर हो गया, मगर अभी वो शातिर नहीं हुआ मेच्योरिटी के लिए। हाँ, मतलब मेच्योर तो हो गया है, बट उधर, हाँ, उसको उधर भी नहीं मान सकते हाँ, पूरी तरीके से। तो उसको उन्होंने उसको फिर हमारे ट्रीटमेंट सेंटर में उन्होंने उसको फिर एज पार्ट ऑफ सेंटेंस हमारे ट्रीटमेंट सेंटर में उसको भेजा गया। तो ये एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है कि जब कोर्ट में प्रोड्यूस किया जाए और कोर्ट में प्रोडक्शन के बाद उसको जरूर एक ऑप्शन मिलना चाहिए, क्योंकि जब आप उसको ऑप्शन, जेल का क्या मतलब है, सुधार। आप जेल इसलिए नहीं भेजते हैं ना कि सिर्फ उसको पनिश कर रहे हैं। द होल आइडिया है कि 3 साल 4 साल 2 साल 6 महीने, जब भी जितना दिन के लिए, कि वहाँ पे वो सुधर के बाहर निकले और समाज के लिए, अपने परिवार के लिए एक प्रोडक्टिव मेंबर बने। तो ये एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है जिसको, जो आप बता रहे थे ना कि किसी को पता चले तो क्या, तो हर हमेशा प्लीड करना चाहिए कि एनडीपीएस एक्ट के सेक्शन 64 में एक प्रोविज़न है। अधिकतर जजेस को वो प्रोविज़न के बारे में शायद ज्ञान नहीं होता या उसमें अप्लाई नहीं कर पाते होंगे, उसमें कुछ और ध्यान में रहता होगा, क्योंकि ना जैसे जैसे वकील उसके लिए प्लीड करते हैं तो वैसी चीज़ें हो जाती हैं, मगर ये इंपॉर्टेंट। देखिए मुझे लगता है अगर ये एक वीडियो वाला ऑप्शन आता है तो ये एक बहुत ज़्यादा ब्रॉड वे में काम करेगा। ट्रू। तो और दूसरा हमें क्या करना चाहिए, एक चीज़ जान लीजिएगा कि अलग अलग स्टेट के यूज़र्स होते हैं। एक होता है जो बिगनर होता है, जिसने शुरू किया, उसको बहुत ज़्यादा हमें इलाज की ज़रूरत नहीं है, बहुत ज़्यादा किसी ऐसे ट्रीटमेंट सेंटर में ले जाने की ज़रूरत नहीं है। हो सकता है उसको कुछ काउंसलिंग और कुछ आउटडोर ट्रीटमेंट में उसका इलाज हो सकता है। कुछ ऐसे लोग हैं जो अब उसके बगैर नहीं रह सकते हैं। 3 शब्द है जिसको हम लोग जनरली यूज़ करते हैं, यूज़, हार्मफुल यूज़ एंड डिपेंडेंसी। तो यूज़ में जैसे चाय कॉफ़ी अधिकतर लोग यूज़ कर रहे हैं, मगर एक व्यक्ति है जो सुबह दोपहर शाम सिर्फ पीता ही रहता है, जब भी उसको मौका मिलता है पीता है, और हार्ड पीता है और लिगर पीता है। तो सेम वे अगर वो हार्मफुल यूज़ में आ गया है तब शायद उसको डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत है। और जो तीसरा स्टेज है जिसको हम लोग कहते हैं डिपेंडेंसी, अब उसकी फॉर्म हो गई, अब वो मतलब एडिक्ट हो गया, उसके लिए तो शायद दोनों तरह का ट्रीटमेंट, इंडोर ट्रीटमेंट की भी शायद ज़रूरत पड़े, रिहैबिलिटेशन की भी ज़रूरत पड़े, और लॉन्ग टर्म में एक नया एक ट्रीटमेंट का कॉन्सेप्ट आया है कि आपने 3 बार 4 बार अपना इलाज करवा लिया, मगर इस इलाज के बाद भी वो व्यक्ति रिलैप्स कर रहा है जी। तो उसके लिए हम लोग कहते हैं ओरल सब्स्टिट्यूशन थेरेपी। एंड ओरल सब्स्टिट्यूशन थेरेपी बहुत कारगर है, बहुत अच्छा है, और इसको दुनिया मतलब ग्लोबली यूएन के लेवल पे लेके दुनिया के हर अच्छे मतलब सब देश अच्छा है, मगर जो देश साइंस पे विश्वास करते हैं, जिनको ऐसा लगता है कि एविडेंस बेस्ड प्रोग्राम की ज़रूरत है, वहाँ पे ओएसटी प्रोग्राम आया है और इंडिया में भी आया है, इंडिया ने इसको एक्सेप्ट किया है। तो ये 3-4 तरीका है जिससे हम उनको इलाज के लिए प्रेरित कर सकते हैं और बहुत अच्छा रिहेबिलिटेशन पॉसिबल है। ये आज का जो हमारा प्रोग्राम था इसको हमें यहीं मुकम्मल करना है। उम्मीद है कि जो भी इस कानून से मुताल्लिक और जो भी अहम मालूमात आज हमने यहाँ डिस्कस किए वो आप तक पहुँचाने में हमने कामयाबी हासिल की होगी। हमारे आज की इस पेशकश में फ़िलहाल इतना ही। अगले एपिसोड में हम फिर इसी कानून से मुताल्लिक बातचीत करेंगे और समाज पर पड़ने वाले असरात पर, और इसके अंदर किस तरह से जो स्टेप्स हैं किसी भी इंसान को ठीक करने के, उन पर भी गुफ्तगू करेंगे। लेकिन आज की इस पेशकश में फ़िलहाल इतना ही। हम अपने मेहमानों का भी बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं, आपने आज वक्त निकाला हमारे लिए, बहुत शुक्रिया। हम फिर हाजिर होंगे इसी मौजू पर आगे बातचीत को लेकर के। आज की इस पेशकश में हमें फ़िलहाल दे दीजिए इजाज़त। खुदा हाफिज़।